अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक पड़ोसी चैनल की वीलॉगर को लेकर आया हूँ। आप सब उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हैं हमारे साथ आप सबकी और मेरी भी फेवरेट शगुफ्ता एजाज जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर आके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमारे चैनल को इज्जत बख्शी। बाय ऑल मीन्स एंड एनी टाइम। अच्छा शगुफ्ता जी, मुझे ये बताइए, मैं वबाल में आपके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। हम सब, ज़ाहिर बात है कि आपका जो क्राफ्ट है, जो आपकी एक्टिंग है, इसकी तो मद्दाह पूरी दुनिया है और आपने बहुत कमाल कमाल काम किया है। तो काम के हवाले से तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। मुझे आज जानना है कि शगुफ्ता कौन है? शगुफ्ता एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है जो कि बहुत ही एक डिसिप्लिनरी सेटअप में पली बड़ी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, और उसने अपना रास्ता उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस और उन्हीं पाबंदियों में बनाया और वो किसी तरह से निकली अपने ख्वाब पूरे करने। और उसे जो लगता था कि मेरे अंदर एक तूफ़ान है टैलेंट का, बस अल्लाह का शुक्र है कि एक पॉइंट ऐसा आया कि उसमें से मैंने अपना रास्ता बनाया। और मेरा एम, ख्वाहिशात में मेरी काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, कुछ बेहतर करना हालात को, घर के हालात को। एंड बस मैंने जब पहला कमर्शियल किया तो मुझे याद है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि पहली सैलरी जब मेरी होगी तो मैं अपनी माँ को कंगन लेके दूँगी। उस वक़्त तो था, तो अपने लिए एक पहले छोटी सी टेप ली, गानों के बगैर तो सर्वाइवल ही मुश्किल था। और सेकंड चीज़ जो मैंने की वो अपनी माँ के लिए सोने के कंगन लिए। और गाले उन्होंने तोड़वा के उदियां चूड़ियाँ बनवा लियां बाद च। अच्छा शगुफ्ता जी, जिस दौर की आप बात कर रही हैं, तो उस दौर में या उस उम्र के हिस्से में अपना रास्ता चुनना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कैसे अपना रास्ता दिखाई दिया? क्या ऐसी चीज़ हुई आपकी ज़िंदगी में कि आपने अपना रास्ता जो है वो क्लियरली तय कर लिया कि मुझे इस पे जाना है? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि ये टैलेंट और ये जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, ये हमेशा मिडिल क्लास सेटअप में ही आपको नज़र आएंगी। बिकॉज़ जब तक आदमी महरूमियों से ना गुजरे और कोई चीज़ उसे हिट ना करे, आपके अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ ही नहीं सकता, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो। सो मेरे लिए जिस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो मेरी बड़ी बहन जो थी, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी जंगल ड्रामे की हीरोइन अनीला ज़ाहिर। वो हमारे घर आती थी, बच्चे ऑटोग्राफ लेते थे, तो मैं बड़ी हसरत से उन्हें देखती थी। बिकॉज़ समहाउ मेरे अंदर ये फेथ था कि आई कुड बी लाइक हर, आई एम केपेबल ऑफ इट। तो बस फिर मैं घर का सेटअप देखती थी, घर वालों को देखती थी, अब्बू को देखती थी, तो मैं बस अपने नटशेल में चली जाती थी। बस समहाउ उस चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं जिस तरह से फ़िल्मों में हीरो हीरोइन को देख के एक उस दुनिया में पहुंच जाती थी, क्योंकि एक बड़ी पोएटिक भी थी, लिखने का भी शौक़ था, और जब सैड होती थी कोई ना कोई शायरी लिख देती थी अकेली बैठ के। सेंसिटिव बहुत थी, ज़रा उस सी दौर का कोई डाँट। शेर याद है आपको? शेर तो नहीं, मैं ज़्यादातर प्रोज़ ही लिखती थी। उसमें ये था कि नॉट एग्ज़ैक्टली, बस एक ख़्वाहिश है मेरी कि अपनी मौत का मंज़र देखूँ, एक ख्वाहिश है मेरी अपनी मौत का कि मंज़र। अपनी मौत का मंज़र देखूँ। तो इस तरह के छोटे-छोटे, कोई आज़ाद नज़में, कोई इस तरह का फ़लसफ़ा लिख दिया, कुछ लिख दिया। क्या उम्र थी उस वक़्त आपकी जब ये ऐसा मिसरा आपके ज़हन में आया? 17-18। उस वक़्त मौत याद आती थी आपको? यस, मतलब ये कि सैडनेस ही मौत होती थी। जब भी अब्बू डाँट देते थे तो थी, अम्मी नाराज़ हो जाती थी तो मौत थी। तो मेरे लिए तो ये कैसे वो लम्हात होते थे, बिकॉज़ मेरी बहन अगर चली गई या दूर तो उनकी उदासी में, मतलब दुःख वाली उदासी होती थी, क्योंकि वो जब होती थी घर पे तो थोड़ा-सा एक लिबरल माहौल हो जाता था, बिकॉज़ वो इन चीज़ों को बहुत वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी, जो कि मैंने अब रियलाइज़ किया है कि बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओपन थी, मैं थोड़ा
इन बिटवीन वाला एक रास्ता पे बिलीव करती हूँ। तो वो कहती थी जितनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी उतना ही बंदा उससे निकलने के लिए हाथ पांव मारेगा, और पता नहीं कौन सी डायरेक्शन उसके हाथ में आती है जब वो एग्जिट करे उससे, तो मे बी ही कैन लीड इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस, व्हिच शी वाज राइट इन अ वे। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी मेरी बहन। एंड वो जब सऊदीया में वो जॉब करती थी, वो फ्लाइट्स पे जाती थी 8-10 दिन के लिए, तो मेरे लिए वो इतना उदासी का टाइम होता था कि मैं, पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना चुंड नहीं छड़ना, मैं अपनी बहन की चुंड नहीं छड़ती थी जब वो होती थी। लेकिन ख़वातीन में कहा जाता है कि ये जो एम्पैथी है, जब उदास रहना और वो सारा, इनको उसका नशा लग जाता है। कहीं आपको भी उदास रहना, उदासी में रहना और दर्द से मोहब्बत तो नहीं उस उम्र में हो गई? हो गई थी मुझे एक डिप्रेशन सा फील होता था। फिर मैं जानबूझ के सैड गाने सुनती थी और उसको और ज़्यादा, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाती थी। अच्छा शगुफ्ता जी, अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो हम सबको मौत याद आती है। आपने सोचा कि आप किस तरह से अल्लाह के पास जाना चाहेंगी और उनसे मुलाकात जब हो तो एज शगुफ्ता एजाज अपना इमेज उनके सामने क्या रखना चाहेंगी? मैं क्या करके आई हूँ दुनिया में? आई वॉन्ट टू बी क्लीन। इसीलिए मैं, अगर किसी से कोई ऐसी बात हो जाती है कि मुझे लगे कि मेरी बात से ये बंदा हर्ट में भी हुआ हो, तो मैं हमेशा जाके क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह से हमेशा यही दुआ की है कि जब मैं तेरे पास आऊँ तो सुर्ख रूं, शर्मिंदा ना हो। मुझे वो जानना है कि अल्लाह मियाँ जो है उनको, उनसे सही मुलाकात शौरी तौर पर आपकी कैसे हुई कि आपका ईमान जो है वो पुख्ता हुआ कि अल्लाह है? बचपन से, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 7-8 मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। और नमाज वो वाली नहीं जो एक रूटीन नमाज होती है, रोना भी है, अल्लाह से बातें भी करनी है, एंड ड्राइव अगर मैं अभी भी कर रही होती हूँ तो यू नो आई फील कनेक्टेड टू हिम। तो ये एकदम से नहीं हुआ, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मैं रियलाइज़ करती गई कि मैंने तो इतना चाहा और अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया। मैं सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं औलाद के, जिस तरह की अल्लाह ने मुझे औलाद दी, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सारी ज़िंदगी औलाद के लिए मेहनत करते हैं ना पेरेंट्स, कि पढ़ लिख जाए, सेटल हो जाए, अच्छी हो जाए और हमारे लिए सदका जारिया बने, हैबिट्स अच्छी हों, तमीज़ वाले हों, मिल के खुशी हो। तो बस और क्या चाहिए बंदे को? और उसके साथ अगर फाइनेंशियल कंफर्ट भी हो आपके पास, चाहे लग्जरी ना हो, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, तो फिर तो बस शुक्र के अलावा कुछ है ही नहीं। सेहत भी हो, सलामती भी हो, तो आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज ऑफ ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में अगर ये सब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दैट वे। अच्छा, मैंने महसूस किया है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और सारी चीज़ों के कि आपके अंदर एक छोटा सा एक्टिविस्ट भी छुपा हुआ है। तो कोई पॉलिटिक्स की तरफ भी आने का आगे फ्यूचर में आपका प्लान है? आई कांट बी अ पॉलिटिशियन। मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में आऊँगी, लेकिन बस ये है कि जो मुझे सही लगता है उसके लिए आवाज़ उठा देती, बिकॉज़ इसका हुक्म भी है कि अगर गलत और सही का कुछ उसमें कंपैरिजन है तो आप सही का साथ दें बगैर किसी खौफ के। अभी वाज़ेह है कि आप इमरान खान को बहुत सपोर्ट करती हैं। आई डू। हम सब पाकिस्तानियों का ख़याल और मोहब्बत है इस वक्त खान साहब के साथ, और हमें लगता है कि वो पाकिस्तान को अच्छा लीड करेंगे। लेकिन एक डर भी है, आपको नहीं है वो डर के आफ्टर इमरान खान व्हाट एल्स? फिर तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये कि इमरान खान की टीम के जो लोग हैं, आई एम श्योर जो उन्हीं की एक सोच लेके चल रहे हैं उनमें से लोग निकलेंगे। और कौन सा ऐसा आदमी आपको इमरान खान साहब की टीम में लगता है जो कि आ सकता है सामने? मुराद सईद। मुराद सईद आपको? यस। कोई ऐसा लम्हा जिसमें शदीद नफरत महसूस की हो आपने और नफरत से आपकी वाकफियत हुई हो? कभी कभी नफरत से भी नफरत हो जाती है ना, इतनी शदीद और डार्क होती है कि आपको लगता है कि आप ये दोबारा जिंदगी में करनी नहीं है। हाँ। ऐसा कोई मूवमेंट आया आपकी जिंदगी में? और जब भी मेरी भाइयों से, मुझसे जो बड़ा भाई है उससे लड़ाई हुई, सबसे ज़्यादा प्यार भी उससे, जब भी लड़ाई हुई है या कोई इस तरह का वो हुआ है कि हमारी नाराज़गी हुई है, अभी तो काफ़ी अरसे से नहीं, लेकिन
तो वो नफ़रत भी उतनी शदीद होती थी। अब मैंने शक्ल नहीं देखनी, अब तो मुझे फ़ोन करे ये। कभी मैंने इसका फ़ोन ही नहीं उठाना, बात ही नहीं करनी। एक दिन गुज़रा नहीं, आई लव यू काके। तो बस इसी तरह से होता है, मैसेज कर दिया, चले गए। क्योंकि मुझे किसी ने ज़िंदगी में एक बात कही थी और वो बात मेरे दिल को बहुत लगी कि किसी भी शख्स की अच्छाइयों को हमेशा उसकी बुराइयों के ऊपर रखो। जब भी वो कोई बुराई करे उस अच्छाई को ऊपर ले आओ। तो हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है दोनों बहन भाइयों ने। मुझे सैंडविच पसंद थे, क्लब सैंडविच वाज माय मतलब एक फेवरेट वो था, एक ट्रीट होती थी मेरे लिए। तो पैसे जोड़ जोड़ के मेरे लिए क्लब सैंडविच लेता था कि चलो तुम्हें खिला के लाऊं। एंड ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव। अगर बड़े भाई मुझे डांटते थे, कुछ कहते थे, तो ही यूज्ड टू टेल देम कि बीइंग अनरीजनेबल। तो आई थिंक इम्तियाज़ के साथ सबसे ज़्यादा काका काका उसे हम कहते हैं, लेकिन उससे जब जिससे जितना प्यार होता है उससे फिर नफ़रत भी उतनी शदीद होती है, बट वो बड़ी टेम्परेरी होती है। लेकिन ख़वातीन में कहा जाता है कि ये जो एम्पैथी है, जब उदास रहना और वो सारा, इनको उसका नशा लग जाता है। कहीं आपको भी उदास रहना, उदासी में रहना और दर्द से मोहब्बत तो नहीं उस उम्र में हो गई? हो गई थी मुझे एक डिप्रेशन सा फ़ील होता था। फिर मैं जानबूझ के सैड गाने सुनती थी और उसको और ज़्यादा मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाती थी समहाउ। बट कोई पसंदीदा उस वक़्त का सैड गाना कौन-सा था आपका? मैं सुनती थी इनको, वाइटल साइंस को। ओके। इनका जो था एतबार और इस टाइप के जो आप सैड गा सॉन्ग। भी बहुत अच्छा लेती हैं, ज़रा वो सुनाइए ना प्लीज़। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। वाह, वाह! अच्छा, पीटीवी से लेकर प्राइवेट सेक्टर के आज के इतने हंगामा-ख़ेज़ दौर तक का सफ़र रहा आपका, और हमारी सोसाइटी जो मेल शेविनिज़्म है, जहाँ पे बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, और इमेज सोसाइटी में हमारा शोबे का ख़वातीन को लेकर बहुत इस किस्म का है। लेकिन हम जानते हैं, चूँकि मैं पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो कि हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाली, वो कितनी इंडिपेंडेंट और ओपिनियनेटेड हैं। इतना आसान नहीं है कि आप उनके साथ कुछ हैंगी-पैंगी करें। तो लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी में जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव हो रहे होते हैं, कोई ऐसे वाक़यात जो कि आपके दिल में आज भी पछतावे की तरह है कि ये ना होता तो अच्छा होता? किस हवाले इस से? प्रोफ़ेशन में कुछ भी ऐसा हादसा हुआ, किसी ने पैसे मार लिए, किसी ने जो है वो आपको हैरेस करने की कोशिश की, किसी को आपने थप्पड़ मारा, किसी को-आर्टिस्ट के साथ कोई पंगा हुआ, किसी रोल के लिए जेलसी हुई? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि पैसे मारे, लेकिन ये है कि मैं बहुत गुस्से वाली थी। मतलब अब तो मैं बहुत काम हो गई हूँ, बट व्हेन आई वाज़ यंगर। ये इंटरेस्टिंग है बात। ये हाँ। आजकल का मौज़ू है। ये एंगर आपने कैसे, पहले इस पे बात करते हैं हुँ। कि ये गुस्से को कैसे कंट्रोल किया? वही मैं कह रही हूँ कि जब एक वो दौर था जब उसकी ज़रूरत थी। यू नो आई वाज़ यंगर एंड आई हैड टू बी एंग्री। तो अल्लाह ने नेचुरली, जो आप कह रहे थे ना निशानियाँ क्या हैं, तो अब जब मैं उन चीज़ों को देखती हूँ, यू नो फॉर माय प्रोटेक्शन, टू बी सेफ, टू यू नो कीप मेन अवे फ्रॉम मी, तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। इतना मैं लड़ती थी कि टीवी प्रोग्राम में लोग कहते थे ये तो सुल्तान रही हैं औरतों की। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ें सेटल, और वो स्ट्रगलिंग दौर भी था, आई वाज़ ओवरवर्क्ड। अभी वैसे ही आप अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लें, तो आप मेंटली इतने अनरेस्टेड होते हैं कि आप वैसे ही छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। ऊपर से कैरेक्टर भी इतना इंटेंस आप कर रहे हो। तो मतलब ये कि वो जब मेरी ज़िंदगी में सुकून आया, बच्चे बड़े हो गए, एंड देन माय हस्बैंड केम इनटू माय लाइफ, एंड यू नो एक वो डिवाइड हो गया, जो फाइनेंशियल बर्डन टोटल मुझ पे था वो डिवाइड हो गया। तो उस हवाले से भी मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। आई न्यू देयर इज़ समबडी रिलायबल विद माय चिल्ड्रन, सो आई कैन वर्क।
तो वरना मुझे ये होता था, अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, काम होता था, मगर मैं बच्चों की वजह से मुझे सोचना पड़ता था कि पहले उनके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं है। लेकिन फिर ये चीज़ें जब सुकून में लाइफ आ जाती है, आपकी चीज़ें जब सीधी हो जाती हैं तो सुकून, गुस्सा तभी आता है जब आपके ज़हन में कुछ फँसा हो, जब आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही हो ऐसी। उस वक़्त इतना शऊर नहीं था कि अंदर जाके ढूँढूँ वो क्या चीज़ है, फिर अपने आप को बताऊँ कि क्या मैक्सिमम हो जाएगा, तो नहीं था। अब ये है कि अगर गुस्सा आता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो मैं देखती हूँ कि क्यों आ रहा है गुस्सा, क्या रीज़न है? अच्छा, चलो भई थोड़ी ब्रीदिंग कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अनरेस्ट हुई हूँ थोड़ा, तो उसके रीज़न समझ आ गए और उसकी रेमेडी समझ आ गई। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है शगुफ्ता जी, आपने इतना टाइम दिया, आप इसका जवाब जो है वो मैं चाहूँगा कि आप खुल के दें, जैसे खुल के हर मौजू पे आप बोली हैं। अभी जो हमारे भाईजान हैं, उनकी और आपकी उम्र में एक फ़र्क है और आप कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि आपने किस तरह फ़ैसला किया, शादी की और हम जानते हैं कि आप बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इसका हम सब गवाह हैं। लेकिन ये जो माशरे में एक उम्र में फ़र्क की वजह से जो फ़र्क होता है, एक ज़्यादा गैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं कंपैटिबिलिटी पैदा करने के लिए और आप जैसी खुशगवार ज़िंदगी बनाने के लिए? तो उस चैलेंजेस कौन से आए आपके सामने इस उम्र के फ़र्क की वजह से? उनको किस तरह से कोप अप किया आप? आई हैव बीन लकी दैट वे कि माय हस्बैंड इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। अच्छा। मतलब माशाल्लाह हैव बीन, अब तो ख़ैर उनकी थोड़ी तबीयत इस तरह की है कि बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, थोड़ा-सा अपनी हेल्थ के बारे में ओवर कॉशियस भी हैं। ज़रा-सा कोई पेन होता है उसको रिलेट कर लेते हैं किसी मेजर इलनेस से। तो अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि वो बहुत सपोर्टिव। मैं अब कंपेयर नहीं कर सकती उन्हें एक आम आदमी से जो एक सतही सी सोच का आदमी हो, जो एज डिफरेंस, अपनी एज की ज़्यादती को इनसिक्योरिटी समझे कि मेरी बीवी जो है या औरतों पे शक करने लगे। तो मैं इसका जवाब उस तरह से नहीं दे सकती बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ अ डिफरेंट मैन। उन्होंने मुझे फुल आज़ादी दी। ही सेड आई ट्रस्ट यू, आई सपोर्ट यू। जो तुम, अगर मैं उनसे कह दूँ ना कि मुझे ये करने का बहुत दिल चाह रहा है, यू नो दिस विल मेक मी सो हैप्पी, तो वो अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ ही बैठ के प्लान बनाएंगे कि इसको इस तरह से कर लो, ये कर लो, मैं फ़लाँ से बात कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो मेरे लिए उसको एक एक्सेसिबल करते हैं उस चीज़ को जिसे मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे ख़्याल में जो एक रोमांटिक और वो चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर का सुकून। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई हार्शनेस ना हो लाइफ में, लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो, सुकून हो ज़िंदगी में, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हो आपकी, आपको लाइफ को एन्जॉय करना आए। जैसे मैं जब भी फ्री होती हूँ, बच्चों को अगर जाना है आइसक्रीम खाने पे दिल चाह रहा है, चलो। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही रहे हैं। 2 बजे अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है या फ़लाँ चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, या ये आपका इम्तिहान है, इस वक़्त ये पकौड़े कहाँ से मिलेंगे? तो कहीं न कहीं से पैदा करते थे वो चीज़। अच्छा, इमैच्योर जो ज़हन इस वक़्त हमें देख रहे हैं ना थोड़ा-सा, जिन्होंने अभी ज़िंदगी के ये वाले लम्हात नहीं देखे, उनमें एक बड़ा बोंगा-सा सवाल पैदा होता है, जो कि हम सुनते रहते हैं मुआशरे के अंदर। हमारा मुआशरा इसी तरह से ना, हमारे तो बहुत सारी लेयर्स हैं मुआशरे में। वो ये है कि शायद उन्होंने ये सारी प्रिविलेज आपको इसलिए दी कि उन्हें इस किस्म का खौफ था कि अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा तो मेरी उम्र का फ़र्क जो है वो इनके दरमियान में हमारे ना आ जाए। तो इस वजह से आपकी हर बात मानी गई और अगर किसी जगह पे ना मानी जाती तो आप नाखुश होती? नहीं, बात ना मानी जाती तो मैं नाखुश ना होती। लेकिन अगर वो मेरे काम में या इस चीज़ में मेरे लिए हालात मुश्किल करते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके जिससे मुझे शक की बू आती, तो फिर डेफ़िनेटली मतलब अदरवाइज़ ये ज़रूरी तो नहीं है, आई एम नॉट अ क्वीन कि जो मेरे मुँह से निकले वो हो, हालाँकि उनकी कोशिश होती है, बट आई अंडरस्टैंड कि कभी होता है, कभी नहीं होता। शगुफ्ता जी, मोहब्बत जब की जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई ईगो या उसमें किसी की ख्वाहिश ना पूरी करना नहीं होता। अगर एक अच्छी औरत अपने ख़ावंद को वो सब कुछ देती है और एक अच्छा मर्द उसके साथ वैसा सलूक करता है, तो दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। इसमें किसी की ईगो नहीं है। तो हम समझते हैं कि उन्होंने दिल से आपको चाहा
और जो कुछ आपके लिए किया वो अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए किया। और ये जैसे जैसे इंसान उम्र के उस हिस्से में आता, जिस हिस्से में मैं अब जाऊंगा अगले 10-20 साल के बाद तो ये समझ आना शुरू हो जाती है कि हमें कंट्रोल हासिल नहीं करना, बल्कि अपना कंट्रोल किसी के हवाले देकर खुश रहना है। थैंक यू सो मच। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। प्लेजर ऑलवेज माइन। थैंक यू। क्योंकि आप जैसी खवातीन हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और हमें बहुत फ़ख्र होता है। और इंशाल्लाह ताला फिर किसी और के साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच जी, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और इनकी बातें सुना करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ज़रूर आएँ, ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके क्रेडिट पे हैं और आगे भी देखेंगे आप लोग बहुत। वबाल तो आप देख ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह टेक केयर। हाफ़िज़।